स्वागत है आप सभी का स्पिरिट क्राफ्ट यूट्यूब चैनल पर। हमारी आज की कहानी है एक ट्रेन लोको पायलट की, जिनके साथ ड्यूटी के दौरान हुई एक भूतिया घटना ने उनके जीवन भर के अब तक के सारे अनुभवों पर सवाल खड़ा कर दिया। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जो कि ट्रेन लोको पायलट अर्जुन खुद सुनाएंगे। मेरा नाम अर्जुन मेहता है और मैं 20 साल से ज्यादा समय से ट्रेन लोको पायलट हूं। उन 2 दशकों में मैंने अनगिनत रूट तय किए हैं, कुछ खूबसूरत, कुछ नीरस, लेकिन सभी में रेलवे के प्रति गहरा सम्मान था, जो मेरा दूसरा घर बन गया था। पटरियों पर पहियों की लयबद्ध खड़खड़ाहट, इंजन की लगातार गड़गड़ाहट और रात की शिफ्ट का एकांत हमेशा से ही मेरी सांत्वना रहा है। हालांकि दिसंबर की एक रात ने वास्तविकता के बारे में मेरी धारणा को चकनाचूर कर दिया और मुझे एक ऐसी कहानी दे गई जो आने वाले सालों तक मुझे परेशान करती रहेगी। दिसंबर की यह एक ठंडी चांदनी रात थी, ऐसी रात जिसमें ठंड आपकी हड्डियों में समा जाती है और आपको यह सवाल करने पर मजबूर कर देती है कि क्या आपने वाकई दिन की गर्मी को पीछे छोड़ दिया है। हवा में कोहरा छाया हुआ था, जो परिदृश्य पर भूतिया कफन की तरह लटका हुआ था, जिससे दृश्यता कुछ मीटर आगे तक ही सीमित रह गई थी। घना कोहरा ट्रेन के चारों ओर एकदम घुटने वाले कंबल की तरह लिपटा हुआ था, जिससे यात्रा में ऐसा लग रहा था जैसे हम घने अभेद्य बादल के बीच से गुजर रहे हों। मुझे जयपुर दिल्ली मार्ग पर रात्रिपाली में काम सौंपा गया था, एक ऐसा मार्ग जिसे मैं अपने हाथ की तरह जानता था। ट्रेन एक शक्तिशाली मशीन थी, जिसका इंजन पटरियों पर चलते समय जीवन से भरा हुआ था। मेरे वर्षों के अनुभव के बावजूद इस विशेष रात के बारे में कुछ अनोखा अशांत करने वाला था। शायद यह दमनकारी सन्नाटा था जो ट्रेन के बाहर सब कुछ को घेरे हुए था, या जिस तरह से कोहरा सभी ध्वनियों को निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे जंगल की सामान्य रात्रिकालीन सिम्फनी गायब हो गई थी। मेरा सह पायलट रवि कुछ ही महीनों के अनुभव वाला एक युवा प्रशिक्षु था। वह उत्सुक और चौकस था, जो मेरे अपने अनुभवी शांत स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं, हर विवरण को आत्मसात कर रही थीं और मेरे हर निर्देश पर ध्यान दे रही थीं। यह स्पष्ट था कि वह इस मार्ग पर होने के लिए उत्साहित था, ट्रेन संचालन की कठोर दुनिया में खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था। जब हम जयपुर से रवाना हुए तो सब कुछ व्यवस्थित लग रहा था। ट्रेन का इंजन पावर से भरा हुआ था और पटरियों पर पहियों की तालबद्ध खटखट की आवाज एक जानी पहचानी, सुकून देने वाली आवाज थी। रवि और मैंने आगे की यात्रा के बारे में हल्की फुल्की बातें की, विभिन्न स्थलों और छोटे शहरों पर चर्चा की जिनसे हम गुजरेंगे। उसका उत्साह संक्रामक था और मैं उसकी आशावादिता और उत्साह की सराहना किए बिना नहीं रह सका। लेकिन जैसे जैसे हम अलवर के पास घने जंगलों के पास पहुंचे, एक बदलाव हुआ। कोहरा घना होता गया, जो एक जीवित प्राणी की तरह ट्रेन के चारों ओर घूमता रहा। पटरियों पर पहियों की सुकून देने वाली आवाज दबती हुई लग रही थी। उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो ट्रेन पर छा गया। सामान्य पृष्ठभूमि की आवाजें, झींगुरों की चहचहाहट, दूर से जानवरों की चीख गायब हो गई। एक दमनकारी सन्नाटा छोड़ गई, जो लगभग अप्राकृतिक लग रहा था। रवि ने माहौल में बदलाव को महसूस करते हुए बेचैनी के भाव के साथ मेरी ओर रुख किया। अर्जुन सर, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता का भाव था। मैंने कंट्रोल पैनल पर नजर डाली, फिर खिड़की से बाहर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो मूड में अचानक आए बदलाव को समझा सके। बाहर का कोहरा अभेद्य था, कुछ फाइट से ज्यादा दूर तक सब कुछ अस्पष्ट था। मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ट्रेन की हेडलाइट कोहरे को चीरती हुई आगे की पटरियों पर एक भयानक चमक बिखेर रही थी। पटरियों के दोनों ओर पेड़ छायादार विशालकाय पेड़ों की तरह दिखाई दे रहे थे। घने कोहरे में उनके आकार मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगा जैसे हम किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां समय चलना भूल गया है और ट्रेन की हमेशा की तरह सुकून देने वाली आवाज चारों ओर फैले अंधेरे में खो गई लगती थी। रवि घबराया हुआ था, कभी कभी कंट्रोल पैनल और आगे की सिग्नल लाइटों पर नजर डालता था। मैंने जो शांत व्यवहार दिखाने की कोशिश की, उसके बावजूद मुझे भी बेचैनी का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोहरा अपने साथ एक अदृश्य उपस्थिति लेकर आया हो। ऐसा एहसास कि हम पर अदृश्य आंखें नजर रख रही हैं। ट्रेन घने जंगल में सरकती जा रही थी,
बस पटरियों पर पहियों की स्थिर लय और कभी-कभी ब्रेक की फुफकार ही सुनाई दे रही थी। बाहर का दमनकारी सन्नाटा हम पर भारी पड़ रहा था। हम में से हर कोई अपने विचारों और रात के अशांत वातावरण में खोया हुआ था। जैसे ही ट्रेन जयपुर से आगे बढ़ी, शहर की रोशनी दूर होती चली गई और उसकी जगह देहात के अंधेरे ने ले ली। यात्रा का शुरुआती उत्साह धीरे धीरे हमारे कामों की दिनचर्या में बदल गया। रवि और मैं एक सहज लय में आ गए। हमारी बातचीत ट्रेन चलाने की विभिन्न बारीकियों के बारे में थी, जिसमें अलग अलग मौसम की स्थिति से निपटना और पटरियों पर अप्रत्याशित मुद्दों से निपटना शामिल था। इंजन की स्थिर ध्वनि लगातार मौजूद थी, एक आश्वस्त करने वाली ध्वनि जिसने रात भर हमारी प्रगति को चिह्नित किया। ट्रेन सुचारू रूप से चल रही थी। पटरियों पर पहियों की लयबद्ध खड़खड़ाहट चारों ओर फैले अंधेरे की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक आरामदायक मेट्रोनोम थी। रवि अभी भी उत्साह से भरे हुए मार्ग के विभिन्न पहलुओं के बारे में सवाल पूछ रहे थे और मैंने अपनी सेवा के वर्षों में अर्जित अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते हुए यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से उत्तर दिया। जयपुर और दिल्ली के बीच का मार्ग अपेक्षाकृत घटनाहीन था। हम छोटे शहरों और गांवों से गुजरे, जिनमें से प्रत्येक रात में गायब होने से पहले जीवन की एक झलक थी। कभी कभी लेवल क्रॉसिंग या सिग्नल परिवर्तन के लिए ट्रेन धीमी हो जाती थी, लेकिन ये नियमित रुकावटें थीं। कोहरा हालांकि घना था, लेकिन प्रबंधनीय था और ट्रेन की शक्तिशाली हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे की पटरियों को प्रकट कर रही थीं। जैसे जैसे हम अलवर के पास घने जंगलों के पास पहुंचे, वातावरण बदलने लगा। कोहरा जो एकमात्र उपद्रव था, एक घने अभेद्य आवरण में बदल गया। दृश्यता घटकर केवल कुछ मीटर रह गई, जिससे ट्रेन के आसपास के क्षेत्र से परे देखना मुश्किल हो गया। बाहर का परिदृश्य छाया और भूतियां रूपरेखाओं की एक बदलती हुई टेपेस्ट्री बन गया। पेड़ धुंधली पृष्ठभूमि के खिलाफ अंधेरे छाया के रूप में दिखाई दे रहे थे। ट्रेन की हेडलाइट्स कोहरे के माध्यम से प्रकाश की संकीर्ण किरणों को काटती हुई पटरियों के किनारों पर नाचती हुई डरावनी लंबी छायाएं बनाती हैं। जंगल का सामान्य ध्वनि परिदृश्य भयावह रूप से शांत था। दमनकारी शांति को तोड़ने वाली एक भी सरसराहट या पुकार नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो बाहर की दुनिया को कोहरे ने निगल लिया हो और हम वास्तविकता और किसी दूसरी दुनिया के बीच एक सीमांत स्थान पर रह गए हों। रवि का शुरुआती उत्साह फीका पड़ गया था। उसकी जगह बेचैनी की भावना ने ले ली थी। वह अपनी सीट पर इधर उधर हिल रहा था, कभी कभी जिज्ञासा और आशंका के साथ खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें नियंत्रण पैनल और बाहर कोहरे से घिरे अंधेरे के बीच घबराई हुई घूम रही थीं। अर्जुन सर, क्या आपको लगता है कि यह कोहरा सामान्य है? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। मैंने बदलते कोहरे को देखा। हमारी यात्रा पर इसके प्रभाव का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह का कोहरा इस क्षेत्र के लिए असामान्य नहीं है, खासकर रात में, मैंने जवाब दिया, आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए। लेकिन यह चीजों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। कम दृश्यता को ध्यान में रखते हुए ट्रेन की गति कम कर दी गई। मैंने पटरियों पर ध्यान केंद्रित किया। मेरी आंखें कोहरे के भीतर छिपी किसी भी अनियमितता या बाधा को देखने के लिए तनाव में थीं। ट्रेन की हेडलाइट की किरणें आगे पीछे घूम रही थीं, जिससे पटरियों और अतिक्रमण करने वाले पत्तों की झलक दिखाई दे रही थी। धुंध भरे जंगल से गुजरते हुए मिनट घंटों में बदल गए। बाहर का दमनकारी सन्नाटा हर गुजरते पल के साथ भारी होता जा रहा था। यहां तक कि ट्रेन की सामान्य लयबद्ध आवाजें भी घने कोहरे में दब गई थीं। कभी कभी मैं रवि को मेरी ओर देखते हुए पाता। उसका चेहरा पीला और चिंतित था। फिर अपनी आंख के कोने से मैंने कुछ असामान्य देखा। पटरियों पर आगे एक फीकी टिमटिमाती रोशनी। यह एक मंद अनियमित चमक थी जो कोहरे में नाचती और डगमगाती हुई लग रही थी। मैंने आंखें सिकोड़कर इसका अर्थ समझने की कोशिश की। रवि, क्या तुम इसे देख रहे हो? मैंने टिमटिमाती रोशनी की ओर इशारा करते हुए पूछा। रवि आगे झुका। उसकी आंखें मेरे इशारे का अनुसरण कर रही थीं। हां, मैं इसे देख रहा हूं। यह क्या हो सकता है? मैंने अनिश्चित होकर भौहें सिकोड़ी। मुझे यकीन नहीं है। यह एक संकेत या प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे हम रोशनी के करीब पहुंचते गए, कोहरा और भी घना होता गया।
एक अभेद्य घूंघट की तरह हमारे चारों ओर लिपटता गया। टिमटिमाती रोशनी और भी तीव्र होती गई, जिससे आगे सिग्नल लाइट्स का एक सेट दिखाई देने लगा। लाल सिग्नल लाइट चमक रही थी। धुंधली पृष्ठभूमि के सामने इसका रंग एकदम साफ था। लगता है कि हमें आगे सिग्नल मिल गया है, मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। हमें धीमा करना होगा और रुकने के लिए तैयार होना होगा। जैसे ही हम लाल सिग्नल के पास पहुंचे, ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। बाहर की भयानक शांति को केवल ब्रेक की कभी कभार की फुफकार और ट्रेन के पहियों की दूर से आती चरमराहट ने बाधित किया। कोहरा हमारे चारों ओर दब गया, एक घना दम घुटने वाला अस्तित्व जो हमें परे की दुनिया से अलग कर रहा था। रवि और मैंने चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। हमारी यात्रा के परिचित आराम की जगह एक अशांत वातावरण ने ले ली थी, जिसे हम दोनों में से कोई भी ठीक से समझा नहीं सकता था। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह एक ऐसे अनुभव की शुरुआत मात्र है जो हमारे संकल्प की परीक्षा लेगा तथा वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देगा। जब हम रेड सिग्नल के पास पहुंचे तो ट्रेन पूरी तरह से रुक गई थी। रात का सन्नाटा हमें घेर रहा था। मैंने कंट्रोल पैनल पर नजर डाली, टिमटिमाती रोशनी को देखा जो इंजन या ब्रेक में कोई तत्काल समस्या नहीं होने का संकेत दे रही थी। हालांकि रेडियो चुप था, एक अशुभ संकेत कि कुछ गड़बड़ है। मैं रवि की ओर मुड़ा, जिसकी चिंता अब स्पष्ट थी। उसकी उंगलियां उसकी वर्दी के किनारे से हिल रही थीं और उसकी आंखें बाहर के कोहरे और कैब के अंदर के बीच घबराहट से घूम रही थीं। मैं पटरियों की जांच करने जाऊंगा, मैंने कहा, जितना संभव हो सके शांत दिखने की कोशिश करते हुए। यहां रहो और नियंत्रणों पर नजर रखो। रवि ने सिर हिलाया, हालांकि उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। सावधान रहें सर, यह कोहरा वास्तव में घना है। मैंने अपनी टॉर्च पकड़ी और कैब से बाहर निकल गया। रात की हवा बर्फीली थी। जैसे ही मैं ट्रेन के सामने पहुंचा, मेरी त्वचा को काट रही थी। घना कोहरा मेरे चारों ओर जम गया था, भूतियां लताओं में घूमता हुआ जो मेरी दृष्टि को अस्पष्ट कर रहा था। प्रत्येक कदम एक दूसरी दुनिया की यात्रा की तरह लग रहा था, जहां परिचित की जगह एक दमनकारी और भ्रमित करने वाले शून्य ने ले ली थी। मेरी टॉर्च की किरण कोहरे को चीरती हुई दिखाई दी, जिससे दृश्यता का एक संकीर्ण गलियारा दिखाई दिया। पटरियां, जो आमतौर पर इतनी स्पष्ट और सीधी होती थीं, अब धुंध की एक मोटी परत के नीचे छिपी हुई थीं। मैं सावधानी से आगे बढ़ा। मेरे कदम घने कोहरे से दब गए। केवल दूर से ट्रेन की भयानक चरमराहट और हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि कोहरा परिदृश्य के सामान्य आकार और रूपों को कैसे विकृत कर रहा था। पेड़ घुमावदार, छायादार आकृतियों के रूप में दिखाई दिए। उनकी शाखाएं कंकाल के हाथों की तरह फैली हुई थीं। हवा अस्वाभाविक रूप से शांत थी, रात के वन्य जीवों की सामान्य आवाजों से रहित। ऐसा लगा जैसे ट्रेन के बाहर की दुनिया एक पल के लिए भयानक सन्नाटे में जम गई हो। मैं लाल सिग्नल लाइट के पास पहुंचा, जो कोहरे के बीच से मंद रूप से चमक रही थी। पटरियों पर कोई स्पष्ट अवरोध नहीं था और सिग्नल के लाल होने का कोई कारण नहीं था। मैंने सिग्नल के आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया, किसी भी सुराग या खराबी के संकेतों की तलाश में। मेरी टॉर्च की किरण पटरियों पर घूमी, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, जब तक कि मैंने आगे एक टिमटिमाती हुई छाया को चलते हुए नहीं देखा। जब मैंने पटरियों के बीच में खड़ी आकृति को देखा तो मेरा दिल धड़क उठा। आकृति अस्पष्ट रूप से मानव जैसी थी, लेकिन घने कोहरे में लिपटी हुई थी, जिससे विवरण को समझना मुश्किल हो गया था। आकृति सिग्नल लाइट की फीकी चमक से रोशन थी, लेकिन कोहरे और बदलती छायाओं के कारण उसकी विशेषताएं अस्पष्ट थीं। अरे, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने अधिकार जताते हुए पुकारा। आकृति हिली नहीं, उसकी मुद्रा डरावनी तरह से स्थिर थी। कोहरा उसके चारों ओर गिरता हुआ लग रहा था, जिससे मेरे अंदर डर की भावना और बढ़ गई थी। मैंने कुछ सावधानी से कदम आगे बढ़ाए। मेरी टॉर्च की किरण आकृति पर केंद्रित थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक महिला है, जो फटी हुई साड़ी पहने हुए है और हवा में हल्के से लहरा रही है। उसके लंबे बाल खुले और अस्त व्यस्त थे, जो उसके चेहरे पर घूंघट की तरह लटक रहे थे। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। भयानक सन्नाटा हर आवाज को और भी तेज कर रहा था। मैडम, आपको ट्रैक से हट जाना चाहिए।
मैंने अपनी आवाज को और भी दृढ़ करते हुए कहा, यहां रहना खतरनाक है। वह महिला स्थिर रही। उसका सिर धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा। जब उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं तो मैं स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें काली, खोखली, शून्य थीं, जो अपने आसपास की सारी रोशनी को सोख लेती थी। वहां कोई गर्मजोशी नहीं थी, कोई भावना नहीं थी, बस एक बेचैन करने वाला खालीपन था जिसने मुझे आतंक से भर दिया। मैंने एक कदम पीछे लिया। मेरे हाथ में मेरी टॉर्च कांप रही थी। वह महिला हिलने लगी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे कोई जीवित व्यक्ति हिलता है। वह आगे की ओर सरक गई। उसके पैर जमीन से ऊपर लटक रहे थे। हवा और ठंडी हो गई और कोहरे में एक हड्डी कंपा देने वाली हवा बह रही थी, जो अपने साथ एक हल्की फुसफुसाहट लेकर आ रही थी, एक अस्पष्ट बड़बड़ाहट जो अंधेरे की गहराई से निकलती हुई लग रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर लौटा, लगभग अपनी टॉर्च गिरा दी। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और तापमान गिरता हुआ लग रहा था। ठंडी हवा में मेरी सांस धुंधले बादलों में बदल गई। हताशा ने मुझे जकड़ लिया और मैं मुड़ा और ट्रेन की ओर भागा। मेरा दिल मेरी छाती में जोर से धड़क रहा था। जब मैं ट्रेन के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि रवि मुझे कैब की खिड़की से देख रहा था। उसका चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था। मैं बेदम और कांपती हुई कैब में वापस चढ़ गया। अर्जुन सर, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि आपने भूत देखा है, रवि ने कांपती आवाज में कहा। मुझे लगता है कि मैंने देखा है, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ज्यादा थी। हमें यहां से निकलना होगा अभी। भूतिया आकृति और बाहर के ठंडे माहौल को देखकर मैं घबरा गया। मैंने तुरंत कंट्रोल सेंटर को रेडियो पर सूचना दी, लेकिन रेडियो स्थिर आवाज के साथ चटक रहा था और चुप था। मेरी हताशा बढ़ती गई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हम अकेले थे, किसी भी तत्काल मदद से कटे हुए। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण मैंने लाल सिग्नल को अनदेखा करते हुए ट्रेन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। जैसे जैसे ट्रेन धीरे धीरे गति पकड़ती गई, कोहरा हमारे चारों ओर घिरता गया, लेकिन भय की दमनकारी भावना बनी रही। जैसे जैसे हम उस भयानक आकृति से दूर होते गए, कोहरा कम होता गया। थोड़ी सी बेचैनी कम होने लगी, हालांकि बेचैनी का एहसास बना रहा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और रात की भयावहता अभी शुरू ही हुई थी। कैब के अंदर की हवा घुटन भरी थी, बेचैन करने वाली मुठभेड़ के तनाव से भरी हुई थी। रवि और मैं चुपचाप बैठे थे। केवल ट्रेन के ब्रेक की कभी कभार की आवाज और पटरियों पर पहियों की लयबद्ध आवाज ही सुनाई दे रही थी। बाहर कोहरा घूमता रहा, खिड़कियों पर किसी जीवित प्राणी की तरह दबाव डालता रहा। मैं रवि की घबराई हुई निगाहों को कंट्रोल पैनल की ओर देख सकता था। उसकी चिंता मेरे अपने परेशान विचारों में झलक रही थी। रात की दमनकारी शांति अंतहीन रूप से फैलती हुई प्रतीत हो रही थी, क्योंकि ट्रेन धीरे धीरे गति पकड़ रही थी। बाहर का कोहरा हिलना डुलना शुरू हो रहा था, जिससे मेरी दृष्टि के किनारों पर भयानक पैटर्न बन रहे थे। मैंने हाथ में मौजूद काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग पटरियों पर, भूतिया आकृति पर वापस चला गया। अर्जुन सर, वहां पीछे क्या था? रवि की आवाज ने चुप्पी तोड़ी, जो डर और जिज्ञासा दोनों से कांप रही थी। मुझे नहीं पता, मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए स्वीकार किया। लेकिन जो भी था वह इस दुनिया का नहीं था। हम कोहरे में आगे बढ़ते रहे। ट्रेन की हेडलाइट्स धुंधलेपन को चीरती हुई एक पीली भूतिया चमक के साथ आगे बढ़ रही थीं। बाहर का नजारा धुंधला, अप्रभेद्य द्रव्यमान था और बीच बीच में हमारी हेडलाइट्स की किरणें पटरियों के दोनों ओर मंडराते अंधेरे जंगल की क्षणभंगुर झलकें पकड़ लेती थीं। अचानक कैब में एक नई ठंडक छा गई, जो पहले से ज्यादा तीव्र थी। मैंने देखा कि ट्रेन के आंतरिक हीटिंग के बावजूद खिड़कियों पर बर्फ की एक पतली परत जम रही थी। तापमान नाटकीय रूप से गिर गया था और मेरी सांस से शीशे पर धुंध जमने लगी थी। रवि की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने जटिल पैटर्न में जम रही बर्फ की ओर इशारा किया। क्या हो रहा है? उसने पूछा। उसकी आवाज में फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज चिंता से भरी हुई थी। लेकिन कुछ ठीक नहीं है। खिड़कियों पर बर्फ फैलती रही, जिससे बाहरी दुनिया का हमारा नजारा अस्पष्ट हो गया। मैंने कंट्रोल पैनल पर नजर डाली ताकि किसी भी तरह की खराबी के संकेतों की जांच कर सकूं, लेकिन सब कुछ सामान्य रूप से काम कर रहा था। एकमात्र विसंगति लगातार बनी हुई कड़ाके की ठंड थी, जो हमारे ऊपर छा गई थी।
जब मैंने स्थिति को समझने की कोशिश की तो रवि ने अचानक से सांस रोककर खिड़की की ओर इशारा किया। देखो। मैं उसकी निगाहों का अनुसरण करने के लिए मुड़ा और मेरा खून ठंडा हो गया। बर्फ से ढके शीशे के पीछे मैंने पटरियों के किनारे खड़ी भूतियां आकृतियां देखीं। वे पीली और पारदर्शी थीं। घने कोहरे में उनकी आकृतियां मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। पुराने जमाने के कपड़े पहने पुरुष, महिलाएं और बच्चे भयानक सन्नाटे में खड़े थे। उनके चेहरे पर दुख और निराशा साफ झलक रही थी। उनकी खोखली आंखें कोहरे को चीरती हुई लग रही थीं, जैसे कि ट्रेन गुजर रही हो। उनमें से मैंने साड़ी पहनी हुई महिला को देखा, वही आकृति जिसे मैंने पहले देखा था। उसकी काली आंखें बर्फ से ढकी खिड़की से मेरी आंखों से मिली और मुझे लगा कि मेरे ऊपर भय की लहर दौड़ गई है। उसके चेहरे पर शोकपूर्ण त्याग की भावना थी, मानो वह किसी शाश्वत पीड़ा से मुक्ति की याचना कर रही हो। ट्रेन चलती रही, लेकिन आकृतियां वहीं खड़ी रहीं, मानो समय में जम गई हों। कैब के अंदर का तापमान और भी कम हो गया और खिड़कियों पर जमी बर्फ की परत मोटी हो गई, जो बर्फ की एक जटिल जाली में बदल गई, जो अपने आप में एक जीवन के साथ धड़कती हुई लग रही थी। रवि ने अपनी सीट के किनारे को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। अर्जुन सर, हम क्या करने जा रहे हैं? मैंने मुश्किल से निकला। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। हमें चलते रहना होगा। हम यहां नहीं रुक सकते। हमें इस कोहरे से बाहर निकलना होगा। ट्रेन ने गति पकड़ी और भूतियां आकृतियां दृष्टि से ओझल होने लगीं। उनकी आकृतियां धुंध में विलीन हो गईं। खिड़कियों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी और कैब में तापमान धीरे धीरे सामान्य हो गया। दमनकारी ठंड हट गई, लेकिन बेचैनी की भावना बनी रही, हवा में भारी रूप से लटकी हुई। जैसे ही हम कोहरे से बाहर निकले, ट्रेन की जानी पहचानी आवाजें पटरियों पर पहियों की स्थिर लय, कभी कभी ब्रेक की फुफकार वापस लौटती दिखी। हालांकि भयावह माहौल अभी भी बना हुआ था। रवि और मैंने एक दूसरे को देखा। हम दोनों ही भूतिया मुठभेड़ से हिल गए। अर्जुन सर, क्या यह सच में हुआ था? रवि ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं, मैंने स्वीकार किया। लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या देखा। हमें दिल्ली पहुंचने पर इसकी रिपोर्ट करनी होगी। किसी को इस बारे में पता होना चाहिए कि इस मार्ग पर क्या हो रहा है। बाकी की यात्रा असहज सन्नाटे में गुजरी। कोहरा धीरे धीरे कम हुआ और मार्ग के जाने पहचाने स्थल फिर से दिखाई देने लगे। सामान्य स्थिति में लौटने के बावजूद भूतिया आकृतियों और कड़ाके की ठंड की भयावह छवियां हमारे साथ बनी रहीं, जो रात की अशांत घटनाओं की निरंतर याद दिलाती रहीं। जैसे जैसे हम दिल्ली के करीब पहुंचे, मैं इस भावना से मुक्त नहीं हो सका कि कुछ जाग गया था, कुछ ऐसा जो अप्रभावित रहना चाहिए था। जब हम स्टेशन के पास पहुंचे तो ट्रेन की हेडलाइट्स कोहरे को चीरती हुई दिखाई दी और शहर के जाने पहचाने नजारे दिखने लगे। लेकिन रात का खौफ अभी भी बना हुआ था, एक काली छाया जो हमारे गंतव्य पर पहुंचने के बाद भी लंबे समय तक हमारा पीछा करती रही। दिल्ली के बाहरी इलाके के करीब पहुंचते ही कैब के अंदर का दमनकारी माहौल कम होने लगा, लेकिन हमारे ऊपर जो खौफ छाया हुआ था वह अभी भी बना हुआ था। बाहर का कोहरा काफी कम हो गया था, जिससे परिदृश्य की काली रूपरेखा और दूर की रोशनी की मंद चमक दिखाई दे रही थी। बेहतर दृश्यता के बावजूद हमारे अंदर एक भयावह आशंका की भावना थी, जो उस भूतिया मुठभेड़ का अवशेष थी जिसे हमने झेला था। मैं रवि की आंखों में तनाव देख सकता था। जब वह खिड़की से बाहर देख रहा था, उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। खिड़कियों पर जमी बर्फ पिघल गई थी, लेकिन कैब में व्याप्त भयानक ठंड ने हमारी हड्डियों में एक ठंडी ठंड छोड़ दी थी। हर छाया और आवाज बड़ी लग रही थी, जो हमारे द्वारा देखी गई अलौकिक घटनाओं की निरंतर याद दिला रही थी। अर्जुन सर, रवि ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि हम खतरे से बाहर हैं? मुझे उम्मीद है, मैंने थकावट से भरी आवाज में जवाब दिया। लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें नहीं पता कि वहां और क्या हो सकता है। जैसे ही हम गहरी खाई पर बने पुल के पास पहुंचे, ट्रेन की हेडलाइट्स ने नीचे के अंधेरे विस्तार को रोशन कर दिया। कोहरा घाटी में जम गया था, जो कोहरे के एक उफनते समुद्र की तरह घूम रहा था। मैं दूर दूर तक पानी की कभी कभार चमक देख सकता था, जो कोहरे के कारण मुश्किल से दिखाई दे रही थी। पुल खुद पुराना था। इसकी लोहे की संरचना ट्रेन के वजन के कारण थोड़ी चरमरा रही थी। हम धीरे धीरे पुल पार कर गए।
ट्रेन की हेडलाइट्स कोहरे से ढकी घाटी में डरावनी छाया डाल रही थी। कैब के अंदर का तापमान उतार चढ़ाव वाला लग रहा था। इंजन की गर्मी एक अदृश्य ठंड से जूझ रही थी, जो समय समय पर कैब में घुस जाती थी। रवि की चिंता स्पष्ट थी और मैं अपनी खुद की नसों को महसूस कर सकता था, क्योंकि हम प्रेतवाधित परिदृश्य से गुजर रहे थे। अचानक रवि ने हांफते हुए खिड़की की ओर इशारा किया। अर्जुन सर देखो। मैंने उसकी निगाहों का अनुसरण किया और उन्हें देखा। घाटी के किनारे पर और भी भूतियां आकृतियां खड़ी थीं। वे भूतियां प्रेत के रूप में दिखाई दिए। उनके रूप अंधेरे कोहरे के खिलाफ धुंधले और पारदर्शी थे। आकृतियां गंभीर मौन में खड़ी थीं। उनकी आंखें ट्रेन के गुजरने पर उसका पीछा कर रही थीं। उनमें से एक साड़ी में महिला थी। उसकी गहरी आंखें एक गहन शोकपूर्ण नजर से मेरी आंखों पर टिकी हुई थीं। भूतों को देखकर मुझे फिर से भय का एहसास हुआ। आकृतियां हमारी ओर बढ़ती हुई लग रही थीं। उनके हाथ मौन विनती में आगे बढ़ रहे थे। कैब के अंदर दमनकारी ठंड और बढ़ गई और खिड़कियों पर फिर से बर्फ जमने लगी, जो जटिल पैटर्न में क्रिस्टलीकृत हो गई। चलते रहो, मैंने चिल्लाया। मेरी आवाज हताशा से भरी हुई थी। हमें इस पुल को पार करना है। ट्रेन ने गति पकड़ी। इंजन अंधेरे में आगे बढ़ते हुए गर्जना कर रहा था। भूतियां आकृतियां धुंध में फीकी पड़ने लगीं। जैसे जैसे हम खड्ड से आगे बढ़े, उनकी आकृतियां धुंध में विलीन होती गईं। कैब के अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा और खिड़कियों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल गई। जैसे ही हम पुल पार करके भूतियां घाटी से बाहर निकले, कोहरा कम होने लगा और दमनकारी माहौल खत्म होने लगा। दिल्ली के बाहरी इलाकों के जाने पहचाने नजारे दिखने लगे। शहर की दूर दूर तक फैली रोशनी से सामान्यता का आभास होने लगा। कोहरा हालांकि अभी भी मौजूद था, लेकिन कम घना था, और जो छायाएं इतनी भयावह लग रही थीं, वे अब रात में सामान्य आकृतियों की तरह दिखाई देने लगीं। सापेक्षिक शांति की वापसी के बावजूद भूतियां आकृतियों और कड़ाके की ठंड से सामना होने के कारण बेचैनी बनी रही। हम दिल्ली के बाहरी इलाके में पहुंचे और शहर की रोशनी के जाने पहचाने नजारे ने राहत की भावना पैदा की। जैसे जैसे हम स्टेशन के पास पहुंचे, ट्रेन धीरे धीरे धीमी होती गई। पटरियों पर पहियों की लयबद्ध खड़खड़ाहट आखिरकार फिर से एक सुकून देने वाली आवाज बन गई। स्टेशन की रोशनी चमक रही थी और शहर की हलचल उस भयावह सन्नाटे के बिल्कुल विपरीत थी जिसे हमने अनुभव किया था। जैसे ही ट्रेन रुकी और यात्री उतरने लगे, मैं उनके चेहरों पर उत्सुकता और चिंता देख सकता था, क्योंकि उन्होंने हमारे तनावपूर्ण भावों को देखा। रवि और मैं ट्रेन से उतरे। हमारे पैर अस्थिर थे, क्योंकि हम स्टेशन कार्यालय की ओर जा रहे थे। स्टेशन मास्टर ने हमारा स्वागत किया, जिसने हमें उत्सुकता और चिंता के मिश्रण से देखा। मुझे पता था कि हमने जो कुछ देखा था वह व्याख्या से परे था, लेकिन हमारे अनुभवों को बताना महत्वपूर्ण था। हमें बात करने की जरूरत है, मैंने स्टेशन मास्टर से कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। आपको मार्ग के बारे में कुछ जानना चाहिए। जब मैंने रात की घटनाओं को याद किया, भूतियां आकृतियों, कड़ाके की ठंड और भयानक सन्नाटे का वर्णन करते हुए, मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर के चेहरे पर संदेह से अविश्वास की भावना बदल गई। उसने ध्यान से सुना। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसने धीरे से सिर हिलाया। हम इस पर गौर करेंगे, उसने आखिरकार कहा। हालांकि उसकी आवाज अनिश्चितता से भरी हुई थी। इस बीच आप दोनों को थोड़ा आराम करना चाहिए, ये एक लंबी रात रही है। रवि और मैं इस बात पर सहमत थे। रात की घटनाओं से हमारे शरीर और दिमाग थक चुके थे। जब हम स्टेशन से बाहर निकले तो शहर की रोशनी और आवाजें लगभग अवास्तविक लग रही थीं, जो कोहरे से घिरे जंगल और खड्ड की भयावह खामोशी के बिल्कुल विपरीत थी। अगली सुबह साफ और उज्जवल थी, जो पिछली रात के भयानक अंधेरे के बिल्कुल विपरीत थी। सूरज की किरणें स्टेशन कार्यालय की खिड़कियों से होकर आ रही थीं, जो एक गर्म सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी, जो ठंड और भय के बाद लगभग अवास्तविक लग रही थी। सामान्य स्थिति के बाहरी दिखावे के बावजूद रवि और मैं अभी भी पिछली रात की घटनाओं से परेशान थे। हम कुछ घंटों की बेचैन नींद पाने में कामयाब रहे, लेकिन भूतियां आकृतियों और ठंडी ठंड की यादें लगातार छाया की तरह हमारे साथ चिपकी रहीं। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता तो मुझे पटरियों के किनारे खड़े भूतियां प्रेत दिखाई देते। उनकी शोकाकुल आंखें हमें भूतियां खड्ड से भागते हुए पीछा करतीं। बेचैनी का एहसास बना रहा।
जो उस अलौकिक मुठभेड़ की याद दिलाता था जिसे हमने सहा था। मैं स्टेशन कैफे में रवि से मिला, जहां हम मजबूत भाप से भरी कॉफी के प्यालों पर चुपचाप बैठे थे। स्टेशन पर होने वाली सामान्य हलचल, यात्रियों का आना जाना, विक्रेताओं की चहचहाट, दूर से आती ट्रेनों की आवाज रात भर के दमनकारी सन्नाटे के बाद लगभग विदेशी लग रही थी। हमने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। हम सभी अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। यह एक बुरे सपने जैसा है, रवि ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मैं उन आकृतियों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। वे क्या थीं? मुझे नहीं पता। मैंने अपनी कॉफी को बिना सोचे समझे हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन जो भी था वह सच था। हमने इसे अपनी आंखों से देखा। स्टेशन मास्टर, एक मजबूत आदमी जिसका व्यवहार बहुत ही सीधा साधा था, हमारे साथ टेबल पर आ गया। वह थका हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी लग रहा था, मानो उसने हमारी कहानी के निहितार्थों के साथ रात बिताई हो। मैंने कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों से बात की है और रिकॉर्ड की समीक्षा की है, उसने धीमी आवाज में कहा। पिछले कुछ सालों में अन्य ड्राइवरों और चालक दल के सदस्यों से भी ऐसी ही रिपोर्टें मिली हैं। अजीब दृश्य, अस्पष्टीकृत घटनाएं। लेकिन आपने जो बताया है उतना विस्तृत कुछ भी नहीं है। मैंने आश्चर्य से भौहें उठाईं। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है? स्टेशन मास्टर ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भूतिया आकृतियों और अस्पष्टीकृत ठंडे स्थानों की छिटपुट रिपोर्ट मिली है। कुछ लोग इसे मतिभ्रम या तनाव के रूप में खारिज करते हैं, लेकिन अन्य मानते हैं कि इसमें कुछ और है। रवि और मैंने असहज नजरों का आदान प्रदान किया। यह विचार कि हमारा अनुभव अलौकिक घटनाओं के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा था, परेशान करने वाला और मान्य दोनों था। इसका मतलब था कि हमने जो भयावहता देखी थी वे अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक व्यापक, अधिक परेशान करने वाले रहस्य का हिस्सा थी। हम एक टीम को खड्ड और पुल के आसपास के क्षेत्र की जांच करने जा रहे हैं, स्टेशन मास्टर ने आगे कहा। इस बीच आप दोनों को कुछ समय आराम करना चाहिए। आप बहुत कुछ झेल चुके हैं। हम सहमत हो गए, हालांकि हम दोनों में से कोई भी पूरी तरह से आराम करने के लिए तैयार नहीं था। रात की घटनाओं ने हमें बेचैन कर दिया था और सामान्य जीवन में लौटने का विचार लगभग अजनबी सा लग रहा था। हमने स्टेशन से दूर दिन बिताने का फैसला किया, अपने दिमाग को साफ करने और जो हमने अनुभव किया था उसे समझने की कोशिश की। हम पास के एक पार्क में गए, रास्तों पर आराम से टहलते हुए और सूरज की गर्मी का आनंद लेने की कोशिश करते हुए। शहर के नजारे और आवाजें, खेलते हुए बच्चे, नाश्ता बेचने वाले विक्रेता, दूर से आती ट्रैफिक की आवाज अजीब तरह से सुकून देने वाली लगी। यह याद दिलाती हैं कि हमने जो भयावहताएं झेली हैं उसके बावजूद जिंदगी चलती रहती है। जैसे जैसे हम चलते गए, रवि ने उन भूतिया आकृतियों के बारे में धीरे से बात की जिन्हें हमने देखा था। क्या आपको लगता है कि वे हमसे संवाद करने की कोशिश कर रहे थे या वे बस फंस गए थे? मुझे नहीं पता, मैंने जवाब दिया। लेकिन उनकी आंखों में एक उदासी थी, एक लालसा या निराशा की भावना। ऐसा लगा जैसे वे किसी चीज की तलाश कर रहे थे, शायद मदद के लिए। ये विचार कि आत्माएं फंस गई हैं या सहायता मांग रही हैं, रहस्य में एक और परत जोड़ देता है। इससे पता चलता है कि अलौकिक मुठभेड़ सिर्फ एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि किसी गहरी और ज्यादा परेशान करने वाली चीज की अभिव्यक्ति थी। शाम तक हम स्टेशन पर वापस आ गए, जहां हमने जांच दल को खड्ड और पुल की यात्रा की तैयारी करते हुए पाया। वे विभिन्न उपकरणों से लैस थे, कैमरे, थर्मामीटर और रिकॉर्डिंग डिवाइस, जो असाधारण गतिविधि का पता लगाने और उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए डिजाइन किए गए थे। उनकी उपस्थिति ने आश्वस्ति की भावना प्रदान की, लेकिन यह सोचना कि वे क्या पा सकते हैं बेचैन करने वाला था। जब हम जाने के लिए तैयार हो रहे थे, स्टेशन मास्टर हमारे पास आए। मैं इस बात को हमारे ध्यान में लाने के लिए आपकी मदद की सराहना करता हूं, उन्होंने कहा। हम आपको किसी भी खोज के बारे में अपडेट रखेंगे। अगर आपको कुछ और याद है तो कृपया हमें बताइए। हमने उनका धन्यवाद किया और स्टेशन छोड़ दिया। हमारा मन अभी भी रात की घटनाओं से परेशान था। घर की ओर ड्राइव शांत थी। हम में से प्रत्येक अपने विचारों में खोया हुआ था। भूतिया आकृतियों और ठंडी ठंड की यादें ज्वलंत थीं, जो हमें उन अलौकिक शक्तियों की निरंतर याद दिलाती थीं जिनका हमने सामना किया था।
उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आगे क्या होने वाला है। अलौकिक घटनाओं की जांच अभी शुरू ही हुई थी और प्रेतवाधित खड्ड और भूतिया आकृतियों से जुड़े रहस्य अभी तक सुलझने से कोसों दूर थे। उस अनुभव ने हम पर एक अमिट छाप छोड़ी थी, एक काली छाया जो उस प्रेतवाधित रास्ते को पीछे छोड़ देने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहेगी।